नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश के प्रस्ताव पर कांग्रेस के जवाब की, आईटी के सर्वे के दौरान बीबीसी के पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी की, शिवसेना के नाम और निशान के लिए क्या हुई डील, जानेंगे अडानी ग्रुप की अब कैसी बड़ी मुश्किलें, ओवैसी और बीजेपी के गठबंधन पर कांग्रेस के खुलासे की, तमिलनाडु में मजबूत होती कांग्रेस की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप, बहुमत की ताकत पर संविधान को तोड़ रही है बीजेपी, हर मामले में ले आती है मुगलों का नाम। बंगाल के बंटवारे के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी टीएमसी सरकार, उत्तर बंगाल के बीजेपी नेता उठा रहे हैं अलग राज्य की मांग। बजट के चलते सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सीबीआई का बयान, सिसोदिया ने मांगा वक्त, नया नोटिस किया जाएगा जारी। दिल्ली टेस्ट जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में ली 2-0 की बढ़त, दूसरी पारी में 113 रन पर आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया, भारत ने 4 विकेट खोकर हासिल कर ली जीत। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी सीपीआई एमएलए के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार महागठबंधन के नेता जुटे और मंच से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस चाहे और विपक्ष को एकजुट करे तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट देंगे। नीतीश ने कांग्रेस से गठबंधन की पहल करने की गुजारिश की है और अब कांग्रेस की ओर से इस पर जवाब भी आ गया है। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस नए जोश में दिखाई दे रही है। इस समय पार्टी हाथ से जोड़ो हाथ अभियान चला रही है और उसका इस पर पूरा फोकस है। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता का ही असर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस से गुजारिश कर रहे हैं कि वो विपक्षी एकता की कोशिश करे। बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा। नीतीश के बयान के बाद से ही इंतजार चल रहा था कि कांग्रेस क्या जवाब देगी और अब कांग्रेस का भी जवाब आ ही गया है, जिसमें नीतीश के सवालों के जवाब के साथ उन पर तंज भी कसा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस अपनी भूमिका अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। तो बीजेपी से समझौते की बात करते हुए जयराम रमेश ने नीतीश पर तंज भी कसा है, जो 2 दशक से ज्यादा वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन में बिता चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने उन दलों पर भी तंज कसा जो अभी भी विपक्षी एकता के नाम पर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग में बैठती तो हैं, लेकिन उनका मन सत्ता पक्ष की ओर ही होता है। हमारे बीजेपी की तरह 2 चेहरे नहीं हैं, बल्कि एक ही चेहरा है और हम बीजेपी के सामने हैं। मजबूत कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। कई राज्यों में कांग्रेस गठबंधन में है। जयराम रमेश ने अडानी के मुद्दे को लेकर भी कहा कि हम जेपीसी की मांग पर अड़े रहे, लेकिन कई विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी की मदद के नाम पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कह रही हैं। तो साफ है कि जयराम रमेश ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस उसके साथ ही गठबंधन करेगी जो नीयत साफ रखेगी। कांग्रेस के इस जवाब से साफ है कि सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के पीछे आना होगा। इधर बीबीसी पर आईटी के सर्वे का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे के बाद अब बीबीसी ने दावा किया है कि सर्वे के दौरान पत्रकारों को काम करने से रोक दिया गया था। ब्रिटिश मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि दिल्ली मुंबई दफ्तर में सर्वे के लिए पहुंची आईटी अधिकारियों ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी भी की। 14 फरवरी से 16 फरवरी तक बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में आईटी डिपार्टमेंट के दर्जनों कर्मचारी जमे रहे। हर कंप्यूटर को खंगाला गया, हर फाइल के पन्ने पलटे गए, लेकिन मिला क्या, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस छापे, जिसे आयकर विभाग ने सर्वे कहा है, उस पर बीबीसी की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। बीबीसी की ओर से दावा किया गया है कि दिल्ली मुंबई दफ्तर में सर्वे के लिए पहुंचे आईटी अधिकारियों का रवैया बेहद खराब था। बीबीसी की ओर से कहा गया, बीबीसी पत्रकारों को कई घंटों तक काम करने की इजाजत नहीं दी गई। आयकर विभाग के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने भी कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। पत्रकारों के कंप्यूटर की तलाशी ली गई, उनके फोन इंटरसेप्ट किए गए और उनसे उनके काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी ली गई। दिल्ली कार्यालय में काम करने वाले पत्रकारों को इस सर्वे के बारे में कुछ भी लिखने से रोक दिया गया। मीडिया कंपनी की ओर से कहा गया है कि जब वरिष्ठ संपादकों ने लगातार अधिकारियों से काम की इजाजत देने की गुजारिश की तो हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों को छोड़कर बाकी को काम करने की परमिशन दी गई। इन दोनों भाषाओं के पत्रकारों को अनुमति तब दी गई जब टेलीकास्ट का समय शुरू होने वाला था। बीबीसी के इस दावे से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें उद्धव ठाकरे की भी बढ़ गई हैं और अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना के नाम और सिंबल पर एकनाथ शिंदे के दावे को मंजूरी दी थी। अब उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस सब के बीच संजय राउत ने कहा कि शिवसेना से उसका नाम और निशान छीनने की बड़ी डील हुई। तो क्या दावा किया राउत ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई में भले ही एकनाथ शिंदे को जीत मिल गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट के तेवर बता रहे हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। उद्धव ठाकरे ने तो पहले ही कह दिया है कि वो मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और अब उनके साथी शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के सौदे हुए हैं। यानी चुनावी राजनीति में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा संजय राउत ने किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के हक में करने का फैसला दिया है। इसके बाद से ही ठाकरे और शिंदे गुट के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। शिंदे गुट ने जहां अपनी जीत का जश्न मनाया, तो वहीं उद्धव ठाकरे खुले वाहन में जनता के बीच जा पहुंचे, जो इस बात को दिखाता है कि वो अब जनता की अदालत में अपनी अपील लेकर पहुंच चुके हैं। इस बीच ठाकरे गुट लगातार चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहा है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है कि चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ रुपए के सौदे और लेन देन हो चुके हैं। संजय राउत ने कहा है कि यह आंकड़ा 100% सच है। जल्द ही कई बातों का खुलासा होगा। इससे पहले देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि हमारी पार्टी पर डाका डाला गया है, हम लोग इसकी जांच करेंगे, चोर को पकड़ना होगा। आखिर तीर कमान का चोर कौन है? हम सब केवल धनुष बाण चुराने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं, ये चोरी उन्हें महंगी पड़ेगी। तो संजय राउत ने शिवसेना में डाके और चोरी की जो बात कही है, उसका कितना असर जनता पर होगा और किस तरह इस चोरी की जांच आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। राउत के इस आरोप के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। भूचाल तो इस वक्त अडानी ग्रुप को लेकर भी देश और दुनिया में मचा है। इधर अब बीजेपी नेता भी अडानी मुद्दे पर अपनी ही सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या दुनिया के रईसों में से एक अडानी ने की है गड़बड़ी? क्या अडानी ने देश के साथ की है धोखेबाजी? क्या वाकई अडानी ग्रुप ने की है टैक्स की चोरी? इन सवालों की गूंज अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है, और इसकी वजह वो रिपोर्ट है जो अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग ने जारी की है। इस रिपोर्ट के बाद से अडानी की जमकर किरकिरी हो रही है। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रहा है। वहीं इस हल्ला बोल के बीच अब इंडेक्स प्रोवाइडर FTSE रसेल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए इंडेक्स में बदलाव के लिए रिव्यू करेगा। FTSE रसेल ने कहा है कि उसकी इंडेक्स मेथोडोलॉजी और पॉलिसी गाइड्स की तर्ज पर अडानी ग्रुप और उससे जुड़ी सिक्योरिटीज के लिए इंडेक्स में बदलावों के उद्देश्य से रिव्यू की योजना है, जो 20 मार्च 2023 से प्रभावी होगा। FTSE रसेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मार्केट कैप और नॉन मार्केट कैप इंडेक्स के सभी मेंबरशिप और वेटेज में बदलाव किया गया है। NDTV को छोड़कर अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स FTSE इंडेक्स में शामिल हैं। FTSE यानी फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने यह भी कहा है कि इन सिक्योरिटीज में डेली प्राइम लिमिट के चलते ट्रेडिंग पर रोक लगी हुई है। अब FTSE तो इंडेक्स की समीक्षा के लिए तैयार है, लेकिन अब देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल अडानी ग्रुप की परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब 25वें नंबर पर खिसक गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में $71 अरब की गिरावट आई है। पिछले साल सितंबर में वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे और उनकी नेटवर्थ $150 अरब के करीब पहुंच गई थी। यानी साफ है कि अडानी की साख अब गिरती जा रही है। अडानी ग्रुप पर मचा ये घमासान फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है। इधर ओवैसी के ऐलान से सियासी घमासान तो राजस्थान में भी मच गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी 200 में से 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं कांग्रेस ने उनके इस ऐलान के बाद ओवैसी बीजेपी के गठबंधन के राज से पर्दा उठा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, जिसमें साल भर से भी कम का वक्त बचा है। राजस्थान में हर 5 साल में हम जानते हैं कि सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत फिर से सत्ता में कांग्रेस की वापसी का दम भर रहे हैं। राज्य में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला देखा गया है, लेकिन अब राजस्थान में ओवैसी भी अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने आज ऐलान किया है कि वो 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और ये सीटें मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की होंगी, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचना तय माना जा रहा है। ओवैसी के राजस्थान आने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक।
2011 की जनगणना में यहां मुस्लिम जनसंख्या 9% से अधिक थी। ये कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ओवैसी का मकसद राजस्थान में कांग्रेस को कमजोर करना है और इसे लेकर कांग्रेस ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका मकसद बीजेपी को चुनावों में फायदा पहुंचाना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अगर ओवैसी 40 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। गुजरात में भी ओवैसी की पार्टी को मिले वोटों के चलते बीजेपी कई सीट जीत गई थी। अब राजस्थान के अलवर, सवाई माधोपुर और टोंक के कई विधानसभा क्षेत्रों पर ओवैसी की नजर है। 2018 के चुनाव परिणामों को देखें तो राजस्थान की इन 40 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 33 कांग्रेस के पास है। सरकार बनने और बिगड़ने के खेल में इतनी सीटों की संख्या काफी है। ऐसे में कोई भी पार्टी इनसे हाथ नहीं धोना चाहेगी। ओवैसी का मकसद फिर से कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का है, लेकिन अब मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाते हैं ये देखना होगा। राजस्थान में ओवैसी की मौजूदगी कांग्रेस के लिए बुरा संकेत है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इससे कैसे निपटती है। इधर तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं। तमिलनाडु की पूर्वी इरोड सीट पर होने वाले उपचुनाव में अभिनेता से राजनेता बने कमल हसन सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रगतिशील गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। इस सीट से गठबंधन ने कांग्रेस उम्मीदवार EVKS एलागोवन को चुनाव में खड़ा किया है। अभिनेता और राजनेता कमल हसन ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर राहुल गांधी का साथ दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने उनका एक इंटरव्यू भी लिया था, जिसमें देश में लोकतंत्र को मजबूत करने, नफरत और हिंसा की राजनीति को खत्म करने के साथ साथ चीन से मुकाबला और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने विचार उन्होंने राहुल गांधी से साझा किए थे। अब एक बार फिर कमल हसन कांग्रेस का साथ देते नजर आएंगे। तमिलनाडु की पूर्वी इरोड सीट पर होने वाले उपचुनाव में अभिनेता से राजनेता बने कमल हसन कांग्रेस उम्मीदवार EVKS एलागोवन के समर्थन में प्रचार करेंगे। एलागोवन को सत्तारूढ़ DMK के नेतृत्व वाले UPA की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि 2018 में कमल हसन ने मक्कल निधि मय्यम पार्टी बनाई थी और 2021 के विधानसभा चुनावों सहित सभी चुनावों में कमल हसन की पार्टी अकेले लड़ी थी। लेकिन इस बार कमल हसन ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है, जो बदलते सियासी समीकरणों को दिखाता है। इरोड पूर्वी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का मुकाबला अन्ना द्रमुक पार्टी के उम्मीदवार KS थेनारासू से होगा। इस चुनाव का नतीजा तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन अभी ये संकेत मिल ही गए हैं कि तमिलनाडु में कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा इसी राज्य से शुरू की थी। यहां अभी कांग्रेस सत्ता में छोटी भागीदार है, लेकिन उसका असर व्यापक है और कमल हसन का कांग्रेस के समर्थन में आगे आना यही बतलाता है कि कांग्रेस के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात कांग्रेस अधिवेशन की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 26 फरवरी को कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन होने जा रहा है, जिसे हाथ से हाथ जोड़ो नाम दिया गया है। इस सेशन में राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगे। 3 दिनों का यह अधिवेशन 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए काफी खास माना जा रहा है। अगले आम चुनाव से पहले देश में 9 राज्यों के चुनाव हैं। इन 9 राज्यों में लोकसभा की 116 सीटें हैं। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का जोर चुनावों में जीत हासिल करने में है। इन चुनावों में जीत या हार से लोकसभा की जमीन भी तैयार होगी। फिलहाल 2 बार से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता में आने की चुनौती है, तो कांग्रेस भी 10 साल विपक्ष में बैठकर सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विश्वास बन रहा है कि वो सत्ता में वापसी कर सकती है। यही संकेत कुछ सर्वे में भी सामने आए हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कई राज्यों में कांग्रेस वापसी कर सकती है। दरअसल इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे पिछले महीने हुआ, जिसमें बिहार में कांग्रेस, JDU और राजद गठबंधन को 5% वोट की बढ़त दिख रही है। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस फायदे में दिख रही है। सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव हुए तो UPA को 153 सीटें लोकसभा में मिल सकती हैं और 29% वोट शेयर मिलेगा। वहीं 92 सीटें अन्य को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र, जिन 2 राज्यों में अभी बीजेपी की सत्ता है, वहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है और 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में भी बीजेपी की हालत खस्ता हो सकती है। सर्वे में कांग्रेस में सुधार की संभावनाओं पर भी पूछा गया है, जिसमें 26% लोगों ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा दिखाया है। ये साफ तौर पर राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और भारत जोड़ो यात्रा के असर को दिखा रहा है। राहुल गांधी की 5 महीने की पदयात्रा में लोगों का जो उत्साह दिख रहा था, वो अब वोट में तब्दील हो सकता है। इसके संकेत इस सर्वे में मिले हैं। वहीं UPA के लिए राहत की खबर सर्वे से आई है। अगस्त 2022 के सर्वे में UPA के खाते में 125 सीटें आने का अनुमान था, लेकिन जनवरी 2023 में 153 सीटें UPA को दी जा रही हैं। चंद महीनों में आया ये बड़ा बदलाव उत्साहजनक है। सर्वे में अगस्त 2022 में NDA को 360 सीटें दी जा रही थीं, जो अब घटकर 298 हो गई हैं।
यानी साफ है कि बीजेपी के पास भले अधिक सीटें आ रही हों, लेकिन उसकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाजी पलट भी सकती है और तीसरी बार सत्ता में आने की बीजेपी की हसरत अधूरी रह सकती है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी में लोगों का बढ़ता भरोसा बतला रहा है कि अगर थोड़ी और मेहनत की जाए और विपक्षी दलों में एकजुटता हो तो फिर यूपीए केंद्र की सत्ता में आ सकती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।